जब मैं रात को काम से वापस आता तो घर वाले मेरी बीवी के खिलाफ मेरे कान भर देते। एक दिन तंग आकर मैंने बीवी से 2 साल का बच्चा छीना और उसे मायके भेज दिया। उसके जाने के बाद मुझे घर में कोई पानी तक ना पूछता। आखिर एक दिन मैं उसे वापस लेने चला गया। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो आगे का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि आगे मेरी बीवी तो सुबह की 8 बज रही थी और किचन से बर्तनों की टकराने की आवाजें मेरे कमरे तक आ रही थी। मैंने करवट बदली तो देखा साहिरा बेड पर नहीं थी। मैं जानता था वो यकीनन 2 घंटे पहले ही उठ चुकी होगी ताकि सबके जागने से पहले नाश्ता तैयार कर सके। मैंने थोड़ी देर आंखें बंद किए रखी तो बाहर हॉल से अम्मी की गूंजती हुई आवाज आई कि साहिरा ये चाय है या उबला हुआ पानी? क्या तुम्हें एक कप ढंग की चाय बनाने नहीं आती? सारा दूध जाया कर दिया और बत्ती का रंग भी नहीं निकला। अम्मी के बाद साहिरा की दबी हुई आवाज आई कि अम्मी मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसी आपको पसंद है। शायद दूध वाले ने दूध पतला दिया है। मगर अम्मी का पारा हाई हो चुका था। उन्होंने कब जोर से सीखवे पटा और कहने लगी कि तुम अपनी गलती मुझ पर दूध वाले पर डालोगी। कल भी तुमने पराठों में घी इतना ज्यादा लगा दिया था कि मेरा मैदा जल रहा है कि अब अपने बाप के घर भी इसी तरह याशा करती थी या वहाँ सूखी रोटी पर गुजारा होता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा साहिरा का चेहरा आंसुओं से भीग रहा था और वो खामोशी से चूल्हे के पास खड़ी थी। मैंने एक नजर उस पर डाली और सोफे पर बैठकर अखबार उठा लिया। मुझे उसका साहिरा पर तरस नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे लग रहा था कि ये रोज का शोर मेरे सुकून में खलल डाल रहा है। मैंने ऊंची आवाज में कहा कि साहिरा अगर अम्मी कह रही है कि चाय खराब है तो बहस करने की भी जाए पुस्सी बना दो। क्यों सुबह सुबह घर का सुकून बर्बाद कर रही हो? साहिरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो शिकायत थी जो मैं देखना नहीं चाहता था। उसने कुछ नहीं कहा और दोबारा कैटर चूल्हे पर रख दी। थोड़ी देर बाद सारा कमरे से निकले तो उसे नया जोड़ा पहन रखा था। वो साहिरा के पास जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि भाभी मेरा वो ब्लू वाला सूट कहाँ है जो मैंने प्रेस करने को दिया था? साहिरा ने मुड़कर देखा और कहा कि सारा वो तो अभी मैंने इस्त्री नहीं किया और सलाम हो रहा था तो मैं ऐसे चुप कराने लगी थी। सारा ने वही हॉल में खड़े होकर चीखना शुरू कर दिया कि भाई अब देखी इसे, जरा सा काम को हो तो नखरे दिखाती है और सलाम का तो बस बहाना है, सारा दिन मोबाइल लेकर बैठी रहती है। मैंने साहिरा को घूर कर देखा और कहा कि तुम सारा दिन करती क्या हो? एक जोड़ा इस्त्री नहीं हो सका तुमसे? साहिरा ने रस्ती आवाज में कहा कि अली अरसलान को बुखार था वो रात भर नहीं सोया था, मैं भी कर देती हूँ। मगर मेरी बहन ने बात काट दी कि रहने दो, अब मुझे नहीं पहनना। आपकी तो आदत बन गई है हर काम में देर करना। मेरी भाभी जब तक अपने कमरे में थी वो भी हॉल में आ गई थी और मुस्कुराकर कहने लगी कि सारा तुम क्यों हल्कान हो रही हो? बीबी को आराम करने की आदत है ना, आखिर नौकरी करने वाले की बीवी जो बन गई है, अब हम जैसों का काम क्यों करेंगी? ये तन सारा के कलेजे की अखाड़ हो गया था। वो किचन में चली गई और मैंने नाश्ते की मेज पर बैठकर पराठा तोड़ा तो वो वाकई थोड़ा सख्त था। मैंने प्लेयर साइड पर कर दिया, कहा कि हद है साहिरा, तुमसे एक नाश्ता ढंग का नहीं बनता। सारा मूड खराब कर दिया। मैंने भूखे पेट ही दफ्तर जाने का फैसला कर लिया था। सारा मेरे पीछे आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी केले प्लीज थोड़ा सा खा ले, मैं भी दूसरा बना देती हूँ। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि जरूरत नहीं है, अपनी ये मनहूस शक्ल मेरे सामने से हटा लो। सुबह सुबह तुम्हारी वजह से मेरा दिन खराब हो जाता है। मैं जब घर से निकला तो पीछे से अम्मी की फिर वही आवाज आ रही थी कि देखो तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भूखा चला गया, तुम इस घर के लायक ही नहीं हो। दफ्तर में सारा दिन मेरा जहन घर की बातों में उलझा रहा था। मुझे गुस्सा इस बात पर था कि सारा सबको जवाब देती है, क्यों वो खामोशी से सबकी खिदमत नहीं करती ताकि घर में सुकून रहे। दोपहर में सारा का फोन आया कि भाई अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सारा ने उनसे ऊंची आवाज में बात की है और उसने बद्दुआएं दी हैं। मेरा खून खोलने लगा था। मैंने उसी वक्त सारा को फोन किया मगर उसे उठाया नहीं। न जाने वो क्या कर रही थी। मेरा गुस्सा मजीद बढ़ गया कि अभी मेरी कॉल भी नजरअंदाज करने लगी है। मैंने शाम को जल्दी घर जाने का फैसला कर लिया था। जब मैं घर पहुंचा तो मंजर वही था जब मैं सोच कर रहा था। अब मैं बेड पर लेटी थी और सारा उनके सर पर पत्ती रख रही थी। मुझे देखते ही अम्मी रोने लगी कि बेटा इस लड़की को आज ही इसके घर छोड़ाओ, ये मुझे मार डालेगी। इसने आज मुझसे कहा कि मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ और मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। साहिरा दूसरे कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी। वो एकदम से आगे बढ़ी और कहने लगी कि अली खुदा के लिए यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ अम्मी को दवाई देने गई थी। कोहू ने गिलास मेरे हाथ से छीनकर फर्श पर मार दिया। मैंने उसे बड़कोट थप्पड़ रसीद कर दिया था जिसकी गूंज पूरे हार में सुनाई दी थी। अब आज मेरी माँ के सामने जुबान चलाई तो मैं शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। साहिरा जमीन पर गिर गई थी और अपना गाल थामे मुझे हैरत से देखने लगी थी। असलान जो करीबी किया रहा था वो डरकर मेरी टांगों से लिपट गया था। मैंने उसे दूर हटाया और साहिरा से कहा कि आज से तुम इस हॉल में कदम नहीं रखोगी जब तक मैं न कहूँ। तुम अपने कमरे में रहोगी। साहिरा सिसकियां भरती हुई उठकर कमरे में चली गई थी और पीछे से सारा और भाभी की
मैंने फेस मुस्कुराहटे मेरे गुस्से को ठंडा करने की बजाय उसे हवा दे रही थी। अगले दिन भी मैं मूड खराब करके दफ्तर गया था। दफ्तर में मेज पर फाइलों का ढेर लगा था और मैं सर पकड़े बैठा था कि फोन की थरथराहट ने मेरी तवज्जो खींची। स्क्रीन पर अम्मी का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से उनकी सिसकियां सुनाई दी। अरे बेटा, अगर मेरी इज्जत इस घर में इतनी ही है तो मुझे किसी और होम छोड़ आओ। मैं भी सड़के के ताने नहीं सह सकती। मैं हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और पूछा कि अम्मी हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने लंबी आह भरी और कहने लगी कि आज तुम्हारे खाला की बेटी की मंगनी है। मैंने साहिरा से कहा कि तैयार हो जाओ, हमें वहाँ जाना है, तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मुझे आपकी फैमिली के फंक्शन में जाने का कोई शौक नहीं है। पर ऊपर से मुझ पर चिल्लाने लगी कि आप खुद जाएं, मुझे सुकून से सोने दें। मैंने दांत पीसते हुए सारा का नंबर मिलाया मगर वो आज भी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और फिर तीसरी बेल पर उससे फोन उठाया तो मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती अम्मी से इस तरह बात करते हुए? हालांकि घर जाने में तुम्हें क्या मौत पड़ रही है? साहिरा की आवाज थकी हुई और लरसती हुई आई। कैली मेरी बात तो सुने, हर सलाम को कल से मोशन लगे हुए हैं और अभी उसे उल्टी हुई है। मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैंने तो सिर्फ अम्मी से ये कहा था कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और बच्चा भी संभाल ही रहा। आप लोग हो आए। मैंने गुस्से से डेस्क पर हाथ मारा और चिल्लाया कि बहाने मत बनाओ। अम्मी कह रही है कि तुमने उनसे बदतमीजी की है। क्या वो झूठ बोल रही है? साहिरा की सिसी सुनाई दी। कैली खुदा की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पता नहीं अम्मी क्यों ऐसा कह रही है। मेरे फोन काट दिया और कुर्सी पर ढेर हो गया। मुझे लग रहा था कि साहिरा जानबूझकर मेरी माँ को नीचे दिखा रही है। शाम को जब मैं घर पहुँचा तो हॉल में खामोशी थी। साहिरा और भाभी तैयार होकर सोफे पर बैठी थी और अम्मी बिस्तर पर पड़ी आहुजार कर रही थी। मुझे देखते ही सारा ने मुंह बनाया और कहने लगी कि भाई देख ले, हम तो तैयार बैठी हैं। मगर भाभी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। अब आप ही बताएं हम खाला को क्या जवाब देंगे? मैं गुस्से से भरा हुआ कमरे की तरफ बढ़ा और जोर से दरवाजा पीटा। साहिरा ने जैसे ही दरवाजा खोला मैंने देखा उसकी आंखें सूजी हुई थी और अरसलान उसकी गोद में निढाल पड़ा था। मैंने उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ झटका और कहा कि ये क्या ड्रामा है? चलो अभी तैयार होकर बाहर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिरा ने अरसलान की तरफ इशारा किया कि अली देखे, इसे कितना तेज बुखार है, मैं इसे इस हाल में कैसे ले जाऊं? मगर पीछे से भाभी की आवाज आई कि अली भाई, बच्चा तो थोड़ा बहुत रोता ही रहता है। असल में ये नहीं चाहती कि हमारी फैमिली में घुले मिले, इसे हम सबसे चिढ़ है। मैंने साहिरा को वहीं छोड़ा और फौरन मारे से उसका एक सूट निकाल कर बेड पर फेंका कि 10 दिन में बाहर नहीं आई तो याद रखना मैं तुम्हें अभी तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊंगा। साहिरा ने कांपते हाथों से कपड़े उठाए और अरसलान को बेड पर लिटाकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। अरसलान वही लेटा बिलक बिलक कर रो रहा था मगर किसी ने उसे उठाने की जहमत नहीं की थी। भाभी उल्टा मेरे पास आकर कहने लगी कि देखा कितना जिद्दी बच्चा है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। हालांकि घर सारा वक्त सारे कोने में अरसलान को गोद में लिए बैठी रही थी और ना किसी से मिल रही थी और ना कुछ खा रही थी। लोग मोड़ मोड़ कर साहिरा को देख रहे थे और मुझे अपनी तौहीन महसूस हो रही थी। वापसी पर गाड़ी में मैंने एक लफ्ज ही कहा। घर पहुंचते ही मैंने साहिरा को कमरे में धक्का दिया और कहा कि आज ये बात किसी फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, तुमने आज मेरी नाक कटवा दी है। साहिरा कुछ कहना चाहती थी मगर उसकी जुबान तंग थी। वो बारसा सलाम को सीने से लगाकर बैठ के कोने में सिमट गई थी। अगले दिन इतवार था। मैंने सोचा था कि सुकून से सोऊंगा मगर सुबह सवेरे ही भाभी मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि अली भाई देखिए जरा, साहिरा ने वॉशिंग मशीन में मेरे महंगे कपड़े डाल दिए हैं और सब का रंग खराब हो गया है। मैंने कहा था कि ये अलग धो ले मगर उसने जानबूझकर सब मिक्स कर दिए हैं। मैं बाहर निकला तो देखा साहिरा सहन में खड़ी थी और उसके सामने रंग बिरंगे कपड़ों का ढेर था। उसका अपना सफेद जोड़ा भी नीला हो चुका था। अली, मैंने तो सिर्फ पूछा था कि क्या मैं ये कपड़े साथ धो लूं, तो भाभी ने कहा था कि हाँ डाल दो। मुझे क्या पता था कि रब निकल आएगा। साहिरा ने सफाई देनी चाहिए मगर भाभी ने फौरन बात कर दी कि झूठ बोल रही है। मैंने इसे मना किया था, ये तो चाहती है कि मेरा नुकसान हो। मैंने साहिरा का हाथ पकड़ा और उसे दीवार के साथ लगा दिया। तुम कब सुधरोगी या तुम्हें सुकून नहीं मिलता तब तक तुम इस घर में कोई फसाद न खड़ा कर दो। साहिरा की आंखों से आंसू बहकर उसके गानों पे गिरने लगे थे मगर मेरा दिल अब उसके आंसू से तंग आ चुका था। अभी साहिरा दीवार से लगी सिसकियां भर रही थी कि अम्मी हॉल से चिल्लाती हुई आई और कहने लगी, अली देखो जरा, इसने किचन का क्या हाल कर दिया है। मैंने कल इसे कहा था कि फ्रिज साफ कर देना मगर इसने सारा गंद वहीं छोड़ दिया और अब वहाँ से बदबू आ रही है। अम्मी के बाद साहिरा ने डरसती आवाज पे कहा, ये अली मैंने तो रात को ही साफ कर दिया था, पता नहीं अब वहाँ क्या है। मैं गुस्से में भरा हुआ किचन की तरफ बढ़ा और फ्रिज का पट खोला तो नीचे वाले खाने में दूध का पतीला उल्टा पड़ा था और सारा दूध बहकर सब्जियों के टोकरे में जा चुका था जिससे बाकी एक नागवार बू उठ रही थी।
तुम झूठ बोलते हो साहिरा, मैंने धड़ कर कहा। तुमने साफ किया था तो ये सब किया है। साहिरा की आंखें हैरत से फैल गई थी। वो हकलाने लगी कि अली ये तो मैंने सीधा रखा था, पता नहीं किसने इसे छेड़ा है। माँ भी ने पीछे से साहिरा की तरफ देखा, कहने लगी कि भाई अब हम क्या फ्रिज में घुसकर पतीले उल्टे करेंगे, इसकी अपनी गफलत है और अब इल्जाम हम पर धर रही है। मैंने जाहिरा को बाजू से पकड़कर बावर्ची खाने से बाहर निकाला और कहा कि आज का पूरा दिन तुम इस गन को साफ करोगे और जब तक ये चमक न जाए तो मेकने वाला भी नहीं मिलेगा। अरसलान भूख से रो रहा था और साहिरा के पीछे भाग रहा था, मगर मैंने उसे उठाकर सारा के कमरे में भेज दिया कि इसे संभालो और उसकी माँ को काम करने दो। सारा दिन साहिरा किचन में रगड़ का फर्श और फ्रिज साफ करती रही। उसके हाथों की उंगलें सैफ की वजह से सफेद पड़ चुकी थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मेरा दिमाग फट रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसकी बात मानूं। अगले दिन दोपहर के 2 बज रहे थे और दफ्तर में एसी की ठंडक के बावजूद मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन रोशन हुई और सारा का नाम चमकने लगा। मैंने कार उठाई तो दूसरी तरफ से उसकी धाड़े मांग कर रोने की आवाज आई। अले मुझे आज इस घर से निकाल दो या फिर अपनी इस बदतमीज बीवी को लगाम दो। मैं हैरत से कुर्सी पर सीधा हो गया और पूछा कि अब क्या हुआ है। तो उसने हिचकियां लेते हुए कहा कि अली आज इसने हद कर दी, मैंने इसे सिर्फ इतना कहा था इशारा दोपहर के बर्तन धो लो। तो उसने पलट मुझे बताना दिया जब मेरा कलेजा चीर गया। कहने लगी कि तुम अभी तक इस घर पर बोझ बनकर बैठी हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई तो उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकालती हो। और जब मैंने उसे टोका तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अली मैं तुमसे बड़ी हूँ कि मेरी यही अहमियत है। मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैंने बिना कुछ कहे काल काटी और वहीं से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और दफ्तर से बाहर की तरफ भागा। मेरे जहन में सिर्फ सारा की वो अल्फाज गूंज रहे थे कि सारा ने उन पर हाथ उठाया है। घर पहुंच से ही मैंने गरज कर पूछा कि कहाँ है सायरा। उसी वक्त सारा कमरे से बाहर निकली और उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू को मरोड़ रही थी। अली मेरी बात सुने, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो किचन में थी, मगर मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने झपट कर उसका बाजू मरोड़ा और उसे हॉल के बीचों बीच घसीटाया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने सारा पर हाथ उठाया, तुमने उसे ताना दिया कि बस घर पर बोझ है। सायरा मेरे पैरों में गिर गई थी और मेरे जूते पकड़कर रोने लगी कि अरे खुदा की कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो इन्हें जवाब तक नहीं दिया। आपा खुद मेरे कमरे में आई थी और उन्होंने मुझसे बदतमीजी की। मैंने नजर सारा की तरफ देखा जिसका चेहरा आंसू से तर था और फिर सायरा की तरफ जो जमीन पर बैठी गिड़गिड़ा रही थी। मुझे लगा कि सायरा अपनी गलती छुपाने के लिए झूठा ड्रामा कर रही है। मैंने उसे बाजू से पकड़ ऊपर उठाया। सायरा चली जाओ यहाँ से, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम्हारी वजह से रोज रोज मेरे घर में झगड़े होते हैं। मैंने ये कहकर उसे घसीटा और दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वो अरसलान के लिए रोने लगी थी, मगर मैंने अरसलान को अम्मी के हवाले कर दिया था और फिर मैंने दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। कुछ देर तो उसकी आवाजें मुझे अंदर तक सुनाई देती रही थी, मगर फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। शायद वो अपनी माँ के घर चली गई थी। मुझे लग रहा था अब घर में सुकून आएगा। अरसलान भी अम्मी के पास रोकर खामोश हो गया था। अब मुझे लग रहा था कि मैंने आज इंसाफ कर दिया है। सायरा के जाने के बाद पहले 2 दिन तो घर में एक अजीब सी खामोशी और सुकून का एहसास रहा, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया हो। अम्मी और सारा हॉल में बैठी चाय पी रही थी और भाभी अरसलान को गोद में लिए उसे बहला रही थी। मुझे लगा कि अब वाकई जिंदगी पुरसकून गुजरेगी। मगर तीसरे दिन की सुबह जब मेरी आँख खुली तो कमरे में हब्सुल घुटन का राज था। सायरा होती थी तो फजर के वक्त ही खिड़कियां खोल देती थी और कमरा खुशबू से महक रहा होता था। मैं हड़बड़ा कर उठा क्योंकि 8 बज रहे थे और मुझे 9 बजे दफ्तर पहुंचना था। मैंने अलमारी का पट खोला तो मेरी आंखें पटी की पटी रह गई। एंगर पर एक भी इस्त्रीशुदा जोड़ा मौजूद नहीं था। मैंने हॉल में जाकर ऊंची आवाज से पुकारा कि अम्मी मेरी कोई भी शर्ट प्रेस नहीं है। सारा कहाँ है, इसे कहें जल्दी से एक जोड़ा इस्त्री कर दें। सारा जो अभी सोकर उठी थी और बिखरे बालों के साथ सोफे पर बैठी थी, उसने बेजारे से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि भाई मेरा अपना सर दर्द से फट रहा है और ऊपर से ये इस्त्री करना मेरे बस का काम नहीं है। अब भाभी से कहे वो किचन में है। मैं किचन की तरफ भागा तो वहाँ भाभी नाश्ता बना रही थी और कोरे बाबा जी खाने में धुएं का राज था। भाभी मेरी शर्ट प्रेस कर दे, मुझे देर हो रही है। मैंने बेबसी से कहा तो उन्होंने परांठा पलटते हुए तीखी लहजे में जवाब दिया कि अली भाई मैं अकेले जान क्या करूं, यहाँ नाश्ता बनाऊं, आप खुद ही इस्त्री कर लें। मैंने पहली बार खुद इस्त्री पकड़ी तो मेरा हाथ जल दिया और कमीज की कॉलर पर पीला निशान पड़ दिया। मैं वही अधूरी प्रेस शुदा कमीज पहनकर जब हॉल में आया तो अरसलान की रोने की आवाजें मेरा सर चिकरा रही थी। वो फर्श पर बैठा पिलक रहा था और उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। अम्मी सोफे पर बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। मैंने कहा कि अम्मी अरसलान कब से रो रहा है, उसे कोई चुप क्यों नहीं कराता। अम्मी ने नजर उठाए बाहर कहा कि बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझ पे अब इतनी हिम्मत नहीं कि शौक को बर्दाश्त करूँ, इसे अपनी भाभी के पास छोड़ दो। मगर भाभी ने वहीं से आवाज लगाई कि मेरा अपना बच्चा रो रहा है, मैं इसे कहाँ संभालूं।
अली भाई इसे बाहर पार्क ले जाएं, शायद चुप हो जाए। मैं बगैर नाश्ते किए सरान को गोद में उठाकर शहर में टहलने लगा था। जब वो थोड़ा बहल गया तो मैं भी ऑफिस के लिए निकल गया। अब मुझे एहसास हो रहा था कि सारा सब कुछ कैसे संभाल लेती थी, वक्त पर लगाकर उठता जा रहा था और दिन ब दिन मेरी जिंदगी जीरल होती जा रही थी। आज जब मैं दफ्तर से थका हारा शाम को वापस आया तो सोचा था कि गर्म चाय और सुकून मिलेगा, मगर घर में दाखिल होते ही किचन से बर्तनों की गिरने और सारा की भाभी से तकरार की आवाज़ें आ रही थी। मैंने जूते उतारे तो पैरों में मिट्टी महसूस हुई। सहन में झाड़ू नहीं लगा था और पोते मुरझा रहे थे। मैंने हॉल में कदम रखा तो मेज पर दोपहर के जूते बर्तन वैसे ही पड़े थे और उन पर मक्खियां बिन बिन आ रही थी। मैंने बुलंद आवाज में पूछा कि क्या घर में कोई नहीं है जो ये गंद साफ करे। सारा बाहर निकली और कह लगी कि भाई आज मासी नहीं आई और हमसे ये सब नहीं होता, आप बाहर से किसी होटल से खाना मंगवा ले क्योंकि किचन में तो पाँव रखने की जगह नहीं है। मैं किचन में गया तो सिंक बर्तनों से भरा था और वहाँ से कैसी बू आ रही थी कि मेरा जी मतला गया। सायरा तो रात के बर्तन भी उसी वक्त धोकर सोती थी चाहे जितनी भी थकी हो। मैंने फ्रिज खोला कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, मगर वहाँ से खाली प्यालियां और बासी सालन पड़ा था। मैं वहाँ वापस अपने कमरे में आया तो वहाँ बिस्तर की चादर वैसे ही सलवटों भरी थी जैसी मैं सुबह छोड़कर गया था। असदाने कोने में बना सो रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मैंने उसे प्यार करना चाहा तो उसके जिस्म से वही मखसूस बू आई जो कई दिन से नहाने हिलाने जाने वाले बच्चे से आती है। मैंने गुस्से में अम्मी के कमरे का रुख किया कि अम्मी और शाम को किसी ने नहलाया क्यों नहीं, उसके कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं। अम्मी ने बेजारे से करवट पतली और कहने लगी कि अली आप कैस बुढ़ापे में मैं मुलाजमा बन जाऊं। सायरा को तो तुमने निकाल दिया, अब खुद ही भुगतो, हमसे नहीं होती ये गुलामी। मैं चुपचाप वापिस आ गया और खुद अरसलान को नहलाने लगा। पानी ठंडा था और वो कांपने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे संभालूं। मेरी आंखों में सायरा का चेहरा घूम रहा था। आज मुझे शिद्दत से उसकी याद आ रही थी। आज मेरा अपना घर मुझे काटने को तो रहा था और वो सब जो सायरा के खिलाफ मेरे कान पड़ती थी आज अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पला झाड़कर अपने कमरों में दुपक कर बैठी थी। मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने जीती जागती औरत को नहीं बल्कि इस घर की रूह को बाहर निकाला था। आज सायरा को गए हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था और मेरा आलीशान घर किसी कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा था। सुबह जब मैं दफ्तर जाने के लिए उठा तो किचन में पाँव रखने की जगह नहीं थी। बर्तनों के ढेर से उठने वाली बू पूरे हॉल में फैली हुई थी। अरसलान पिछले 3 दिन से सीने की जकड़न और बुखार में मुब्तला था और उसकी आवाज बैठ चुकी थी। वो बस सिसियों में अपनी माँ को पुकारता था। मैंने अम्मी से कहा कि अरसलान की तबीयत बहुत खराब है, इसे थोड़ा सा सिरप दे दी तो उन्होंने तस्वीर पढ़ते हुए कंधी उचका दिए कि बेटा मैं तो खुद जोड़ों के दर्द से मरे जा रही हूँ। सारा से कहो वो इसे देख ले, मगर वो अपने कमरे का दरवाजा बंद की मोबाइल में मगन थी और वहाँ भी अपने नाखून तराश कर रही थी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में खून के रिश्ते तो मौजूद हैं मगर ममता और एहसास का जनाजा निकल चुका है। मैंने अरसलान को कंबल में लपेटा और तहैया कर लिया। यह बहुत हो गया, मेरे से मजीद इस जहानुम में नहीं रख सकता जहाँ इसे पानी देने वाला भी कोई नहीं है। मैंने गाड़ी निकाली और सीधा सायरा के मायके की तरफ रुख किया। रास्ते भर मेरा दिल डूब रहा था और वो सारे मनासिब मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। जब मैंने उसे निकाला था मैं सोच रहा था कि वो मुझ पर चिल्लाएगी, मुझसे लड़ेगी और शायद मेरा गिरेबान पकड़ लेगी कि मैंने उसे बिला वजह क्यों निकाला। जब मैं उसकी गली के मोड़ पर पहुंचा तो दूर से ही उसका घर नजर आने लगा। दरवाजा खुला था और बाहर धूल उड़ रही थी। मैंने नरस्ते कदमों से गाड़ी रोकी और अरसलान को गोद में लिए चौखट पर जा खड़ा हुआ। सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। सहन में पुरानी चारपाई बिछी थी जिस पर सायरा ने मुर्दा हालत में पड़ी थी। उसका रंग हल्दी की तरह पीला हो चुका था और आंखें गढ़ों में धंस गई थीं। उसकी माँ करीब बैठी उसे जबरदस्ती पानी का घूंट पिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर सायरा ने बेजान नजरों से आसमान की तरफ देखते हुए अपना मुंह फैल लिया। सायरा की माँ ने जब मुझे देखा तो उनकी आंखों में गुस्से की बजाय एक अजीब सी बेबसी और दुख की लहर दौड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर अरसलान को उससे छीन लिया और सीने से लगाकर रोने लगी कि जालिम इंसान देख लो, इसे जिस दिन तुम मुझसे सड़क पर फेंक कर गए थे उसी दिन से ये चारपाई से नहीं उठी। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, मगर ये कुछ खाती है न पीती है, बस साकित पड़ी रहती है। मैं बेवा औरत इसका बोझ कैसे उठाऊंगी और इसके इलाज के पैसे कहाँ से लाऊंगी। मैं सायरा के करीब गया और उसका हाथ थाम लिया जो बर्फ की तरह ठंडा था। सायरा मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मुझे समझ नहीं आई कि मैं अपनों के बहकावे में आ गया हूँ। सायरा ने धीरे से आंखें खोली और मुझे देखा। उसकी नजरों में ना शिकायत थी ना गुस्सा, बस एक गहरा सन्नाटा था। वो कुछ नहीं बोली थी, बस उसकी आंखों की गोशों से 2 आंसू निकलकर उसकी कनपट्टियों में जज्ब हो गए थे। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और गिर गिरा कर माफी मांगी।
कि सायरा मैं तुम्हारे बगैर और तुम्हारे खिदमत के बगैर बर्बाद हो गया हूँ। अरसलान बीमार है, घर बिखर गया है, खुदा के लिए वापिस चलो। सायरा ने अपनी माँ की तरफ देखा जो रो रो कर बेहाल हो रही थी। उसे शायद अपनी बूढ़ी माँ की बेबसी पर तरस आ गया था। उसने एक लंबी आह भरी और बहुत मुश्किल से सहारा लेकर बैठ गई। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं अरसलान और अपनी माँ के लिए चलूंगी अली, मगर अब सायरा कभी वापस नहीं आएगी जिससे आप ठोकर पा रही थी। मैं उसे सहारा देकर गाड़ी तक लाया और उसे वापस अपने घर ले आया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो हॉल में अम्मी सारा और भाभी हंसने मामूल सोफों पर विराजमान थी। सायरा को मेरे साथ देखकर उन सबके चेहरे फक हो गए थे। सायरा ने अभी मुंह खोला ही था कि मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और गरज कर कहा कि आज के बाद इस घर में कोई सायरा पर जुबान नहीं चलाएगा और ना ही इसे कोई काम कहेगा। ये इस घर की बहू है, कोई मुलाजमा नहीं। अगर किसी ने इसे सताने की कोशिश की तो मैं इसे साथ लेकर अलग घर में चला जाऊंगा। मुझे सब हकीकत पता चल चुकी है कि कौन झूठा था और कौन सच्चा। मेरी आवाज की गूंज में वो सब खामोश हो गई और सायरा खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ उसकी दुनिया वीरान पड़ी थी। मैंने आज अपना घर तो बचा लिया था, मगर सायरा के दिल में जो दरार पड़ी थी उसे भरने में शायद पूरी जिंदगी लग जानी थी। मुझे रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर अब उसका कोई फायदा नहीं था। मैंने सायरा को वो दुख दिए थे जो शायद वो सारी जिंदगी नहीं भुला सकती थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने घर वालों को उस पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं करने दूंगा, और फिर मैंने ऐसा ही किया। अब सब लोग अपने अपने काम खुद करते थे। आहिस्ता आहिस्ता सायरा भी खुश रहने लगी थी, मगर वो पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि एक बार जब इंसान टूट कर बिखर जाता है तो वो पहले जैसा कभी नहीं हो पाता।